हेलो बच्चों, H2 ऑन पर आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार, आपका केमिस्ट्री टीचर। पिछले 12 सालों से मैं बच्चों को आईटी और पीएमटी की तैयारी करवा रहा हूं। हमारे पढ़ाए सैकड़ों बच्चे आईटी और पीएमटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अगली बारी आपकी है। स्टार्ट करते हैं आज आपकी क्लास। हम लोग पी ब्लॉक पढ़ रहे थे। पी ब्लॉक में ग्रुप 16 हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आज उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे और ग्रुप 16 में इनकी आगे की प्रॉपर्टीज और कंपाउंड्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन्स। ये जो एलिमेंट है उनकी रिएक्टिविटी हम लोग को हाइड्रोजन से बतानी है। अगर हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी की बात करें तो इस ग्रुप के जो भी एलिमेंट हैं वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करके 3 टाइप के हैलाइड्स बनाते हैं। एक होता है हेक्सा, एक आपका हेक्सा कंपाउंड बनता है, एक आपका X4 में बनता है और एक आपका X2 बनता है। अगर हम इन सभी हैलाइड की स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यानी कि इन सभी के स्टेबिलिटी ऑर्डर यही होगी। जितना छोटा हैलाइड होगा उतनी ज्यादा यहाँ पर स्टेबिलिटी मिलेगी। आप भी जान रहे हो, डाउन द ग्रुप जाने पे बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो बॉन्ड एनर्जी घटती है। तो इन सभी हैलाइड में ऑर्डर आपका यही रहेगा। अब बारी बारी बात कर लेते हैं इंडिविजुअल हैलाइड्स की। अगर इंडिविजुअल हैलाइड्स की बात करें तो यहां पर जो फ्लोराइड है वही यहां पर स्टेबल हो पाता है। हेक्सा फॉर्म में आपको क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड नहीं मिलेगा क्योंकि वो बहुत बड़े मॉलिक्यूल हो जाते हैं तो स्टेबल नहीं होगा, लेकिन ये फ्लोराइड के फॉर्म में स्टेबल होता है। और जितने भी हेक्सा कंपाउंड होते हैं वो सब के सब हेक्सा कंपाउंड जो होते हैं वो गैसेस फेज में होते हैं। अगर ये इनकी बात हम करें तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ऑक्टाहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन की इनकी बात कर लें तो sp3d2 ये इनका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। यहां पर इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो ऑक्सीजन तो हेक्सा बना नहीं पाएगा क्योंकि इस पर डी ब्लॉक, डी सबसेल ही नहीं है कि ये वो अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड कर पाए। तो यहां पर हमारे पास सल्फर फ्लोराइड रहा, सेलेनियम रहा और टेलिनियम रहा। तो ड्यू टू स्टेरिक इफेक्ट यहां पर सबसे स्टेबल जो होगा आपको ये मिलेगा, यानी जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगी ये आपका SF6, SCF6 और TEF6 होगा। ये तो रही बात हम लोग के पास हेक्सा की। अगर हम लोग यहां पर XCF4 की बात करें तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। ट्राइगोनल पिरामिडल होता है और यहां पर जो कंपाउंड होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं कुछ इस टाइप से इनकी स्ट्रक्चर होती है। एक आपका X इधर हो जाता है, एक इधर हो जाता है और इधर की तरफ एक इनका लोन पेयर बैठता है। एक ऊपर X होता है और एक नीचे हाइड्रोजन होता है। तो एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे और 2 हाइड्रोजन प्लेन पर हैं और एक यहां पर लोन पेयर होता है। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इनका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp3d होता है। और इनके फिजिकल फेस की अगर बात करें तो आपका SF4 जो होता है वो आपका गैस होता है। सेलेनियम फ्लोराइड की बात करें तो यहां पर ये लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। और अगर टेलिनियम फ्लोराइड की बात करें तो यहां पर ये सॉलिड फॉर्म है। यानी कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो डाउन द ग्रुप आपका इंक्रीज करता है। अगला हमारे पास आता है EX2। ये जो होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो ये हम लोग के 3 टाइप के हाइलाइट बनाता है। इस ग्रुप के एलिमेंट्स जो होते हैं वो 3 टाइप के हाइलाइट्स बनाते हैं।
अगला में हमारे पास मामला आया डाई ऑक्सीजन। डाई ऑक्सीजन हमारे पास ये O2 फॉर्म में है। इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो O डबल बॉन्ड O है। इनकी बॉन्ड इंथैल्पी की बात करें तो लगभग 440 किलो जूल पर मोल, कुछ इतना इसकी एनर्जी होती है। अगर एनसीईआरटी बुक की बात करें तो इसके प्रिपरेशन से कहानी स्टार्ट हुआ है। तो यहां पर एनसीईआरटी में इनके जो प्रिपरेशन दिए हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हैवी सॉल्ट्स किससे दिए हैं। उन्होंने बोला कि आप क्लोरेट ले लो, नाइट्रेट ले लो और क्रोमेट ले लो, परमैंगनेट ले लो, आप उनको हीट करो और वहां से आपको ऑक्सीजन मिलेगा। जैसे कि अगर हम लोग KClO3 ले लें, सोडियम नाइट्रेट ले लें, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट ले लें, और अगर हम इनको हीट करें, अगर इनको हीट करते हैं तो ये 2KCl3O2 बन जाता है। इनको हीट करें तो यहां से Na सोडियम नाइट्राइड और ऑक्सीजन गैस बनता है। यहां से अगर हम लोग इनको हीट करें तो ये K2MnO4 और यहां से ये O2 देता है। तो ये थे हैवी सॉल्ट्स जिनको हम लोग थर्मली डिकम्पोज करते हैं और डिकम्पोज करके हम लोग को ऑक्सीजन गैस मिल जाते हैं। अगला मामला हमारे पास आता है कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे आते हैं, उन एलिमेंट्स को भी, अगर उन एलिमेंट्स के ऑक्साइड को भी अगर हम लोग डिकम्पोज करें तो भी हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है। तो उनको कैसे हम लोग डिकम्पोज करते हैं और क्या होता है, जैसे कि हमारे पास सिल्वर है, आप इनको हीट करेंगे तो सिल्वर ऑक्साइड को हीट करेंगे तो ऑक्सीजन आ जाएगा। आपके पास मर्क्रिक ऑक्साइड है, आप इसको जब हीट करेंगे तो यहां से आपके पास ऑक्सीजन आ जाएगा। और इसके बाद कुछ मिक्स्ड ऑक्साइड हैं। मिक्स्ड ऑक्साइड आपको मैं पढ़ाया था, दो टाइप के ऑक्साइड हैं, सिंपल ऑक्साइड, एक मिक्स्ड ऑक्साइड। तो मिक्स्ड ऑक्साइड में अगर मैं आपको पीबी, जिसको हम लोग सिंदूर पढ़े थे, ट्राइलैट टेट्रा ऑक्साइड, अगर आप इसको यहां से हीट करें तो ये PbO बनेगा और यहां से O2 इवॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर दो टाइप से हम लोगों ने बनाया ऑक्सीजन, एक हैवी सॉल्ट के डिकम्पोजिशन से, एक लगभग जो बहुत नीचे आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में उनके ऑक्साइड के डिकम्पोजिशन से। अगला हम लोग ऑक्सीजन बनाते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड के डिकम्पोजिशन से। अगर आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़े हैं तो केमिकल काइनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का होता है। ये स्टील के वेसल में हम लोग इनको लेते हैं तो इनका डिकम्पोजिशन जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से हो रहा होता है। आगे अगर बढ़े तो हम लोग इनको एयर के लिक्विफिकेशन से भी हम लोग इसको बना लेते हैं। एयर हम लोग इकट्ठा करते हैं और इनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी ये काम कर जाता है क्योंकि इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो 90 केल्विन होती है और जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो 55 केल्विन होती है। तो और नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का ज्यादा होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन की बॉइलिंग पॉइंट 77.2 केल्विन और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ये हो जाता है 63 केल्विन। तो टेम्परेचर में इतना ज्यादा वेरिएशन है जिसके कारण से हम लोग इजिली एयर के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके यहां से ऑक्सीजन निकाल लेते हैं। अगला हमारे पास आता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अगर हम लोग वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करें, क्योंकि एक वाटर जो है इसमें आयंस की संख्या बहुत कम होती है। रूम टेम्परेचर पर अगर हम लोग प्योर वाटर की बात करें तो H+ और OH- का जो कंसंट्रेशन होता है ये बहुत कम 10⁻⁻7 मोल पर लीटर के हिसाब से है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं वाटर का तो आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए कुछ ड्रॉप हम लोग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड डालने से होता क्या है, सॉल्यूशन में आयन की संख्या बढ़ जाती है जिससे कि यहाँ पर कंडक्टिविटी इसकी बढ़ जाती है। जब यहाँ पर इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है तो होता क्या है, ये H+ आता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और H2 बनाता है। ये रिडक्शन है, तो रिडक्शन तो हमेशा
कैथोड पर ही होता है सर। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलता है। अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन की तो OH माइनस बचा होता है जो कि ब्रेक करता है O2 माइनस और H प्लस में, और यहां से O2 माइनस जो है वो ऑक्सीजन गैस बनाकर 4 मोल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। ये ऑक्सीडेशन है, तो ये तय है कि ये एनोड पर ही हुआ होगा। तो यहां से हम लोग देखें तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और एनोड पर ऑक्सीजन गैस हम लोग को यहां से इवॉल्व होते हैं। ये तो रही सारी बातें ऑक्सीजन के प्रिपरेशन वगैरह की। अगर हम लोग इनकी सॉल्बिलिटी या इनका अगर मैं कहूं कि कंसंट्रेशन की बात करें तो वाटर में लगभग इसकी सॉल्बिलिटी जो होती है 3% बाई वैल्यूम होती है, 3V/V 3% बाई वैल्यूम लगभग इसकी यहां पर सॉल्बिलिटी होती है। इनका ये जो ऑक्सीजन है ये एक पैरामैग्नेटिक है, इनके पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन उसके बाद भी ये एक यूनिक बिहेवियर शो करता है जिसके कारण से O2 जो होता है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है। ये लगभग सभी मेटल नॉन मेटल से ऐड हो जाता है। कुछ मेटल नॉन मेटल से ऐड होते हुए वे डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, और कुछ को ऐड करने के लिए हम लोग को यहाँ पर कुछ कैटलिस्ट लगाने पड़ते हैं। यानी कि जो ऑक्सीजन का जुड़ना होता है उसको हम लोग ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन अपने आप भी हो जाते हैं, और कुछ रिएक्शन के लिए हम लोग को कैटलिस्ट भी लगाने पड़ते हैं। जो सिंपली अपने आप ऑक्सीडेशन हो जाते हैं, और ये जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होते हैं वो काफी एक्सोथर्मिक होते हैं। आप देखोगे ऑक्सीजन मेटल नॉन मेटल सबसे जुड़ता है और हीट को यहां से लॉस करता है। तो ये मेटल नॉन मेटल सबसे जुड़ते हैं और हीट को लॉस करते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट रिएक्शन करने नहीं पहुंच जाते हैं। यहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होती है जिसकी बॉन्ड एनर्जी लगभग 400-450 किलो जूल पर मोल होती है। इसीलिए आपको उस रिएक्शन को स्टार्ट कराने के लिए पहले एक बार उस प्रोसेस को स्टार्ट करना होता है, यानी एक बार आपको एनर्जी देनी होती है। उसके बाद वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आगे बढ़ जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी एनर्जी यहां पर इनको देनी पड़ती है। डाई ऑक्सीजन, अच्छा कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो 2s2 है, यहां पर O2 है, आप V2O5 लगा दीजिए, यहां पर 2SO3 बन जाएगा। तो ये कुछ कैटालिस्टिक प्रोसेस भी ऑक्सीडेशन में होते हैं, कुछ नॉन कैटालिस्ट प्रोसेस होते हैं। कैटालिस्ट वो केमिकल सबस्टेंस है जो कि केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को घटाकर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाकर रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देते हैं। तो ये था हमारा डाई ऑक्सीजन। अगला हमारे पास है सिंपल ऑक्साइड। जब ऑक्सीजन किसी एलिमेंट से जुड़ जाता है, चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, उसको हम लोग ऑक्साइड्स बोलते हैं। जब ऑक्सीजन किसी से जुड़ता है तो हम लोग उसको बोलते हैं, उस कंपाउंड को ऑक्साइड। जो ये ऑक्साइड्स हैं, ये ऑक्साइड दो टाइप के होते हैं। एक होता है सिंपल ऑक्साइड, एक होता है मिक्स्ड ऑक्साइड। एक होता है हमारा सिंपल ऑक्साइड और एक हमारा होता है मिक्स्ड ऑक्साइड। अब मामला यह था सिंपल ऑक्साइड क्या है। सिंपल ऑक्साइड जैसे आपके पास Na2O, MgO, ये आपका सिंपल ऑक्साइड है। मिक्स्ड ऑक्साइड क्या बेटा, जहां पे एक से ज्यादा टाइप के ऑक्साइड का मिक्सचर हो। जैसे आपके पास है FeO और एक है आपके पास Fe2O3। इनका जब कंबाइंड फॉर्म होता है तो ये होता है Fe3O4। तो मिक्स्ड ऑक्साइड में आपके पास FeO4 हो गया, Pb3O4 हो गया। तो ये जो है वो मिक्स्ड ऑक्साइड है, ये एक या एक से ज्यादा टाइप के ऑक्साइड का मिक्स्ड फॉर्म है, और ये आपके सिंपल ऑक्साइड है। सिंपल ऑक्साइड आपको चार टाइप के मिलते हैं। एक होता है एसिडिक ऑक्साइड, एक होता है आपके पास बेसिक ऑक्साइड, एक होता है आपके पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एक होता है
न्यूट्रल ऑक्साइड। एसिडिक है, बेसिक है, एम्फोटेरिक है, न्यूट्रल है। अब मामला ये आता है कि सर ये एसिडिक ऑक्साइड क्या है? वो ऑक्साइड जो वाटर से रिएक्शन करके आपको वाटर से रिएक्शन करे और आपको एसिड दें, उनको हम लोग एसिडिक ऑक्साइड बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड है, आपने इसको वाटर में रखा है, ये आपको कार्बोनिक एसिड देगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड है, आपने इसको वाटर में रखा, आपको ये सल्फ्यूरिक एसिड दिया, H2SO4 दिया। तो ऐसे ऑक्साइड जो वाटर्स के साथ रिएक्शन करके आपको एसिड देते हैं, उनको हम लोग एसिडिक ऑक्साइड बोलते हैं, जिसमें आपका CO2, SO2, SO3 बहुत ढेर सारे हैं सर, ये आपके एसिडिक ऑक्साइड हैं। अब ऐसा नहीं कि नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो सभी नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, कुछ मेटल की भी ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। मेटल के वो ऑक्साइड आपके एसिडिक होते हैं जहां पर सेंटर एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो हाई होता है, जहां पे +4 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आने के चांसेस होते हैं, वहीं पर मेटल ऑक्साइड एसिडिक बिहेवियर शो करता है। बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड्स हैं जो कि वाटर से रिएक्शन करके बेस बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास Na2O है, MgO है, CaO है। आप रिएक्शन करा के देखिए, Na2O को वाटर से बनेगा NaOH। आपके पास Mg है, MgO है, आप वाटर के साथ ऐड करिए, बनेगा MgOH का ट्वाइस। तो इस तरीके से आपने पढ़ा एसिडिक और बेसिक। अगला मामला आता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड जो कि एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करते हो। तो एसिड और बेस से रिएक्शन करने वाले कौन से ऑक्साइड हैं? आपके पास है Al2O3। ये साहब एसिड से भी रिएक्शन करते हैं और बेस से भी रिएक्शन करते हैं। तो अगर हम लोग इनका रिएक्शन देखें, अगर आप इनको रिएक्शन करवा देते हैं, मान लीजिए HCl के साथ, तो ये रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन के बाद बनता है Al, H2O का 6 और Cl3। यहां पर अगर आप इनके पास बेस लगा दो, रिएक्शन आपको बैलेंस करने हैं और नहीं बैलेंस करना चाहो तो आप एनसीईआरटी देख सकते हो। इस रिएक्शन को यहां मैं करा रहा हूं, AlOH का 6, यहां पर Na3। तो इस टाइप से ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं जो कि एसिड और बेस दोनों का बिहेवियर शो करते हैं। अगला हमारे पास आता है न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड ना तो एसिडिक बिहेवियर ना तो बेसिक, जिसमें कि आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये जो ऑक्साइड हैं वो न्यूट्रल हैं, ना तो एसिड ना तो बेस। तो ये हमारा पास था ऑक्साइड्स। उम्मीद करता हूं कि कुछ समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अगला कंपाउंड हमारे पास ओजोन है। ओजोन जो है वो ऑक्सीजन का ही एक एलोट्रॉप है, लेकिन बहुत ही कम स्टेबल है सर। ये अगर ओजोन की बात करें तो गैसेस में ये हम लोग को येलो ब्लू कलर में मिलता है, और लिक्विड में ये बहुत डार्क ब्लू होता है, और सॉलिड फॉर्म में अगर आप चले जाएंगे मतलब 160 केल्विन के आसपास, तो ये सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। 161.5 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो 161 के जब बिलो आप आओगे तो उसको सॉलिड फॉर्म में पाओगे, तो ये जो होता है वो वैलेट ब्लैक कलर का हो जाता है, बहुत मतलब काला टाइप बिल्कुल हो जाता है सॉलिड फॉर्म में। प्रिपरेशन की बात करें तो ड्राई ऑक्सीजन हम लेते हैं, ड्राई O2 लेते हैं, और ड्राई O2 को हम लोग एक सीमेन ओजोनाइजर या साइलेंट इलेक्ट्रिकल सिस्टम से हम लोग पास करते हैं। एक स्पेशल टाइप का वेसल होता है जिसमें से अगर हम लोग ऑक्सीजन को पास करते हैं
तो ये ऑक्सीजन जो है वो ओजोन में बदलता है। ये साइलेंट जनरेटर या कह सकते हैं साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन से जब हम लोग इसको पास करते हैं और जब ये ओजोन बनता है तो ये ओजोन जो होता है वो 10% इसका कंसंट्रेशन यहां होता है। दूसरा मामला, ये रिएक्शन एक जो है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है, सॉरी इंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है। हमारे यहां केमिस्ट्री में माना यह जाता है कि जब दो चीजों में बॉन्ड बनती है तो हीट इवॉल्व होता है, लेकिन यहां पे उल्टा हो जाता है। यहां से हीट इवॉल्व होती है लगभग 141.5 किलो जूल पर मोल के हिसाब से। यानी कि हमारे यहां केमिस्ट्री में यह होता था कि दो चीज जब ऐड होते थे और वहां से उनके बीच में जब बॉन्ड बनती थी तो वहां से एनर्जी इवॉल्व होता था, तो ये हम लोग का आपका एक्सोथर्मिक होना चाहिए। लेकिन उसके उलट यहां पर ये एक इंडोथर्मिक रिएक्शन रहा। आगे बढ़ते हैं। अब ये इंडोथर्मिक रहा और इसका कंसंट्रेशन जो था वो 10% था। तो अब क्या है कि इसका कंसंट्रेशन बनाने के लिए हम लोग एक ओजनाइजर बैटरी रखते हैं और उस ओजनाइजर बैटरी के सेंटर पर ओजोन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है और उसके चारों तरफ जो होता है वो ऑक्सीजन होता है, इसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए। अगर हम लोग इनकी बात करें तो कलर वगैरह मैं आपको डिस्कस कर ही दिया हूं। ये हम लोग के लिए हार्मफुल नहीं होता, बॉडी के अंदर अगर इसका कंसंट्रेशन हो तो बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इसका कंसंट्रेशन 100 ppm, अगर 100 ppm से ज्यादा इसका कंसंट्रेशन हो जाए तो इंसान को मिचली आना चालू होता है, सर दर्द, हेडेक वगैरह स्टार्ट हो जाता है। अगर इनके थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की अगर हम बात कर लें तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की बात करें तो इनका फॉर्मेशन जो है वो इंडो है, मतलब इंडोथर्मिक है, तो इनका डिसोसिएशन एक्सोथर्मिक होगा। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि यहां पर अगर हम ओजोन ले लें तो ये जब ऑक्सीजन बनेगा तो यहां से हीट इवॉल्व होगा। कितना इवॉल्व होगा? 141.5 किलो जूल होगा। अब मामला ये होता है कि यहां पर गिब्स एनर्जी डेल्टा H माइनस T डेल्टा S होता है। अब यहां पर मामला एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा H की वैल्यू तो नेगेटिव यहां पर आ गई, माइनस टेम्परेचर है। इंट्रोपी की बात करें तो यहां पर हमारे पास 2 मोल गैस है और यहां हमारे पास 3 मोल गैस है, तो 2 मोल गैस से गैस 3 मोल हुआ। यानी कि नंबर ऑफ मोल गैस बढ़े तो नंबर ऑफ मोल गैस बढ़ने का मतलब है कि इंट्रोपी भी बढ़ा होगा। इंट्रोपी बढ़ा तो ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू, यानी ये भी फेवर में है, डेल्टा H नेगेटिव ये भी फेवर में है। यानी ओवरऑल ये प्रोसेस किसी भी टेम्परेचर पर आपको गिब्स एनर्जी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव मिलने वाली है। नेगेटिव मिलने का मतलब है कि ये प्रोसेस किसी भी टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अगर ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है यानी कि यहां से हीट आपका इवॉल्व होगा। अगर यहां से हीट इवॉल्व हुआ तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग कंसंट्रेटेड ओजोन रख के छोड़ दें तो वहां पर ये लगातार ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा और बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलेगा, यानी कि वहां पे विस्फोट हो सकता है। इसीलिए हम लोग प्योर फॉर्म में ओजोन को कभी नहीं स्टोर करते हैं। अब मामला ये आता है इसके बिहेवियर की। ये एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये आता है सर, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे अच्छा है? होता ये है कि ओजोन जो है वो नेसेंट ऑक्सीजन छोड़ता है और नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो बहुत रिएक्टिव होता है, तो ये रिएक्शन कर जाता है। जैसे अगर हम लोग यहां पर लेड सल्फाइड ले लें और इसको ओजोन के साथ रिएक्शन करवा दें, इनके साथ अगर हम लोग इनको रिएक्शन करवाएं तो ये इनके साथ मिलकर लेड सल्फेट बनाकर O2 में फॉर्म में निकल जाता है। यहां पर एक ओजोन एक ऑक्सीजन देगा तो 4 में लिया तो 4 बन गया सर। तो इसी तरह से ये बहुत ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और यहां पर इस टाइप का रिएक्शन देता है। अब मामला ये है कि ये अर्थ के लगभग 20 से 22 किलोमीटर ऊपर होता है और जो सन से अल्ट्रावायलेट या अदर हार्मफुल रे जो आ रही हैं उसको वो रोक लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जो कि अर्थ तक नहीं पहुंच पाते, जिससे कि हम लोग सेफ हैं।
लेकिन लगातार हम लोग फ्रिज एसी वगैरह यूज कर रहे हैं, तो लगातार फ्रिज और एसी वगैरह यूज करते हैं जिससे कि फिरॉन निकलता है, यानी कि कार्बन फ्लोरीन और क्लोरीन, कार्बन फ्लोरीन और क्लोरीन इनका एक कंपाउंड बन के निकलता है, जो कि ऊपर जा रहा है और ओजोन के पास में होल कर रहा है, जिससे कि वो खतरनाक रे सरफेस तक पहुंचने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा, जो ये ओजोन है, इसकी बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ कंबाइन होने की। यहां पर ये नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ कंबाइन हो जाता है, और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो अल्ट्रासोनिक फ्लाइटर प्लेन जो होते हैं उनके एग्जॉस्ट सिस्टम से निकलता है, फ्यूल एग्जॉस्ट सिस्टम से बाहर निकलता है, जो कि ऊपर मौजूद ओजोन के साथ रिएक्शन कर रहा है। यानी कि ओजोन को खतरा है फिरॉन से, और जिस सुपरसोनिक यूज कर रहे हैं फ्लाइट उससे, जो कि लगातार यहां पर इसकी जो परत है वो लगातार पतली होती जा रही है। यहां पर मामला ये आता है नेसेंट ऑक्सीजन क्या है। ओजोन जब ब्रेक करता है O2 बनाकर एक सिंगल ऑक्सीजन एटम देता है, इसी सिंगल ऑक्सीजन एटम को हम लोग बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन यानी कि फ्री ऑक्सीजन है, वो किसी से भी जाके झगड़ा कर लेता है और किसी के साथ भी जाके वो रिएक्शन कर जाता है। तो ये हम लोग के पास रहा मामला ओजोन का। ओजोन से हम लोग आगे बढ़े ओजोन से, और सल्फर के एलोट्रोपिक फॉर्म पर आए। सल्फर का एलोट्रोपिक फॉर्म कई ढेर सारे हैं, हम लोग के सिलेबस में केवल मेनली पढ़ना है 2, लेकिन हम आपको 4 बताएंगे, 4 एनसीईआरटी में भी है, लेकिन मेन 2 हैं। एक है आपके पास रोम्बिक, जिसको हम लोग अल्फा सल्फर बोलते हैं। दूसरा है मोनोक्लिनिक, जिसको हम लोग बीटा सल्फर बोलते हैं। तो एक अल्फा और एक बीटा है। हम लोग को, जैसे कि आप स्कूल गए होंगे तो चौक देखे होंगे, तो चौक की तरह हम लोग को येलो येलो जो होता है वो सल्फर मिलता है। वो जो सल्फर होता है, यही जो होता है वो रोम्बिक सल्फर होता है, जिसको हम लोग अल्फा सल्फर बोलते हैं। उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है अल्फा सल्फर की, अल्फा सल्फर की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो लगभग 385.8 केल्विन के आसपास की होती है। तो यहां पर ये होता है, ये जो होता है आपका येलो कलर का है, और ये सॉल्युबल नहीं होता सर वाटर में ये इनसॉल्युबल है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे ईथर, अल्कोहल, बेंजीन, कीटोन, उनमें ये सॉल्युबल है। सबसे अच्छा जो सॉल्युबल होता है वो कार्बन सल्फाइड में होता है, CS2। यहां पर ये बहुत अच्छा सॉल्युबल होता है। ये तो रही बात हम लोग के अल्फा सल्फर यानी कि रोम्बिक का। अगर मोनोक्लिनिकल बोले यानी बीटा सल्फर की बात बोले, तो हम लोग इसी सल्फर को, अल्फा सल्फर को हम लोग हीट करते हैं, और जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो इसको हम लोग हीट करते हैं 369 केल्विन पर। जब 369 केल्विन पर हम लोग हीट करते हैं तो यहां पर इसका मोल्टेन फॉर्म आता है। एक डिस्क में हम लोग अल्फा सल्फर को हीट करते हैं 369 केल्विन के आसपास या उससे ज्यादा पे ले जाते हैं। जब उससे ज्यादा टेम्परेचर पे इसको ले जाते हैं तो ये मेल्ट होता है। जो ज्यादा टेम्परेचर पे इसको ले जाते हैं वो होता है 393 केल्विन के आसपास का। 393 केल्विन जो होता है ये मेल्टिंग पॉइंट भी है आपके बीटा सल्फर का। तो इससे ज्यादा टेम्परेचर इसको ले जाते हैं तो ये मेल्ट कर जाता है, और चाइना डिस्क में इसको रखते हैं ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाता है तो ये जम जाता है, इसके सरफेस पे जैसे दूध के ऊपर मलाई होती है उस टाइप का वो जमा होता है। अब क्या होता है, जब वो ठंडा हो जाता है और जम जाता है तो उस जो जमा हुआ पार्ट है ऊपर वाला, उसमें हम लोग 2-4 होल करते हैं, और होल करके इसमें से जो लिक्विड बचा हुआ सल्फर है उसको यहाँ से हम लोग फिल्टर कर लेते हैं, मतलब निकाल लेते हैं बाहर। उसके बाद हम लोग जब क्रस्ट हटाते हैं तो कलरलेस और क्रिस्टल फॉर्म में नेडल जैसा हम लोग को लंबा लंबा यहां से निकला हुआ दिखता है। जो ये लंबे लंबे निकले नेडल टाइप के होते हैं वही आपके बीटा सल्फर होते हैं। तो ये हम लोग के पास अल्फा और बीटा सल्फर रहा। अगर हम लोग बात करें तो ये आपका
369 केल्विन टेम्परेचर। ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे आपको अल्फा और बीटा दोनों मिलते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। इसके एबव ले जाएंगे तो आपको बीटा मिलेगा, उसके नीचे रखोगे तो आपको अल्फा सल्फर मिलेगा। सल्फर के और भी फॉर्म है, इसकी स्ट्रक्चर की पहले बात कर लेते हैं। तो ये जो होते हैं अल्फा और बीटा यानी कि रोम्बिक और मोनोक्लिनिकल, वो S8 की फॉर्म में होते हैं और वो फोल्डर जैसे होते हैं। आप इनको सामने से देखोगे तो आपको वो क्राउन जैसे दिखेंगे, लेकिन साइड से देखोगे तो ये फोल्डर स्ट्रक्चर में होते हैं, यानी एक ऐसा फिर एक ऐसा फिर एक ऐसा, फिर आप इसको ऐसे फोल्ड कर सकते हो। इसका स्ट्रक्चर फोल्डर जैसे होते हैं। तो अगर हम लोग इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हैं सल्फर के एटम्स। ये S8 है सर, ये हम लोग का सल्फर का फॉर्म है और सल्फर इस टाइप से होता है। एक और सल्फर हम लोग को पढ़ना है जो कि S6 है। बहुत सारे सल्फर के एलोट्रॉप्स ढूंढे जा रहे हैं सर, कई टाइप के हैं। एक S6 से लेके S60 तक कई टाइप के अलग अलग हैं, सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग है, लेकिन पढ़ना हम लोग को पूछी है। अगर S6 की स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका स्ट्रक्चर चेयर टाइप होता है। इनका जो S6 का स्ट्रक्चर होता है वो आपका चेयर टाइप होता है। तो इन सब में एक और होता है जो कि आपका 1000 केल्विन के ऊपर एग्जिस्ट करता है, वो आपका S2 है। और आपके पास जितने भी सल्फर के एलोट्रॉप्स हैं उन सभी में जो पैरामैग्नेटिक होता है, आपके पास ये S2 ही जो है वो पैरामैग्नेटिक है। तो आप इतना याद कर रहे हो तो थोड़ा सा आप एक चीज और याद करेंगे। जो अगर आपसे पूछे कौन सा सल्फर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सर, ये मेन पूछेगा कि आपसे कि कौन सा सल्फर जो है वो आपका पैरामैग्नेटिक है, तो आप लिखोगे S2। S2 जो है वो आपका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, उसी तरह जैसे कि आपका O2 करता है। दूसरा चीज याद करना है 369 केल्विन। मेंस में नीट में क्या पूछेगा कुछ ठिकाना नहीं है, एनसीईआरटी का डाटा है तो आपको याद ही करना है। आपसे पूछ सकता है कि सल्फर के केस में ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या था, 1 2 3 है, एक टेम्परेचर और दे देगा। तो आपको याद रखना है 369 केल्विन जो था वो ट्रांजिशन टेम्परेचर था, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे अल्फा और बीटा दोनों स्टेबल फॉर्म में होते हैं। आप बिलो करोगे तो अल्फा मिलेगा, एबव कर दोगे तो आपको बीटा मिलेगा। तो ये हम लोग ने पढ़ा सल्फर हम लोगों ने पढ़ा और उनके एलोट्रॉप्स पढ़े। अब सल्फर के हम लोगों को कुछ कंपाउंड पढ़ने हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहला सल्फर कंपाउंड में हमारे पास आया है सल्फर डाइऑक्साइड। सबसे पहले हमारे पास आया है SO2। तो सबसे पहले हम लोग SO2 के बनने की कहानी देख लेते हैं सर, ये बनता कैसे है। आपके पास कोई भी सल्फाइड ओर है, आप मेटलर्जी पढ़े होंगे, अमलगम डायग्राम वगैरह जानते होंगे, तो आप कोई भी सल्फाइड ओर ले लो, सल्फाइड ओर को हीट कर दो। तो जब सल्फाइड ओर को आप हीट करेंगे तो वहां से आपको SO2 गैस इवॉल्व होता है। जैसे आपने यहां पर, मैं एनसीईआरटी का ही एग्जांपल ले रहा हूं, फेरस सल्फाइड है और फेरस सल्फाइड को हम लोग यहां पर ऑक्सीजन के साथ हीट कर रहे हैं। फेरस सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ हीट कर रहे हैं। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दो प्रोसेस होते हैं। जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो उसको रोस्टिंग बोलते हैं, और उसके एब्सेंस में करते हैं तो उसको कैल्सिनेशन बोलते हैं। ये जो मामला है ये आपका जो है, ये मामला आपका किसका है, ये आपके रोस्टिंग का है। तो यहां से आपको FeO मिल जाएगा और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगा। अगर आगे इसके प्रिपरेशन को पढ़ना है तो इसके लिए हम लोग ले लेते हैं सोडियम सल्फाइड और इसको सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवा देते हैं। तो सोडियम सल्फाइड जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो यहां पर बन जाता है सोडियम सल्फेट बन जाता है, साथ में यहां पर वाटर हो जाता है और यहां से SO2 गैस जो है वो इवॉल्व हो जाता है। तो ये कुछ तरीके हैं हम लोग को सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के, आप इसको नोट कर लें।
नोट कर लिए होंगे आप इसको। ये एक पंजेंट स्मेल गैस होता है, पंजेंट स्मेल करता है। ऑक्सीजन ओजोन की तरह अच्छा स्मेल इसका नहीं होता। ओजोन का जो स्मेल होता है बहुत अच्छा होता है, फ्लावर टाइप का, हल्का हल्का, मतलब खुश करने वाला गंध टाइप का आपको महसूस होगा। इसका एकदम सड़ा टाइप का कुछ महकेगा, पंजेंट टाइप का, कलरलेस ये गैस होता है। ये जो होता है ये वाटर के अंदर सॉल्युबल है, वाटर के अंदर सॉल्युबल है, और इसका एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वो वीक बेस भी होता है। यहां पर SO2 जो होता है उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर होती है, और वो जाकर यहां पर एसिड बनाता, सल्फरस एसिड बनाता है सर। ये आपके सल्फ्यूरिक एसिड के ऑक्सो एसिड का ही एक फॉर्म है, तो वहां पर ये काम कर जाता है। अगर हम लोग इसकी रिएक्शन NaOH से करें, तो अगर आपके पास NaOH है और आप इसको इनसे रिएक्शन करा रहे हो, तो यहां पे इनका रिएक्शन होगा और बनेगा सोडियम सल्फाइड, और यहां पे बन जाएगा वाटर। अगर आपके पास लिमिटेड अमाउंट में SO2 है तो रिएक्शन आप यहीं रुक जाएगा, लेकिन अगर आपके पास इससे ज्यादा मात्रा में है तो यहां पर ये फर्दर रिएक्शन एक बार और आगे बढ़ जाएगा, और ये SO2 इनके साथ रिएक्शन करेगा और 2NaHSO3 बना देगा। तो ये इनके साथ ऐसा रिएक्शन देगा। ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो क्लोरीन से भी रिएक्शन करता है, लेकिन क्लोरीन से रिएक्शन करने के लिए यहां पर इसको एक कैटलिस्ट की जरूरत होती है, और वो कैटलिस्ट जो होता है वो कोक होता है। हमारे पास SO2 है, हम इसको क्लोरीन से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो जब ये क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो हम लोग कोक रखते हैं और ये बन जाता है SO2Cl2। अगर हम लोग SO2 का ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखें, यानी कि जब कैटालिटिक रिएक्शन देख रहे हैं तो उसको भी देख लेते हैं। तो यहां पर जब हम लोग ये SO2 लेते हैं तो यहां पर अगर हम लोग इसका ऑक्सीडेशन कराएं तो यहां पर ये V2O5 के प्रेजेंस में यहां पर SO3 बनाता है। ये सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी जो अगले दो रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे कि KMnO4 का कोई सॉल्यूशन है और आप KMnO4 सॉल्यूशन में SO2 गैस पास कर दिए, तो आपको चेंज क्या मिलेगा? तो चेंज ये मिलेगा कि वहां पर जो पिंक कलर होता है उसका, और वो पिंक कलर जो है वहां से वो गायब हो जाएगा। होगा क्या मामला, ये दिखाता हूं आपको। यहां पर हमारे पास MnO4 माइनस है, KMnO4 था, मैंने उसको हटा दिया है, और ये SO2 है, और यहां पर हमने लगा दिया है वाटर। यहां पर ये Mn2 प्लस बन के यहां पर ये सल्फेट आयन बन जाता है, और साथ में यहां से H प्लस निकल जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे KMnO4 सॉल्यूशन में आपने SO2 ऐड किया, उसका कलर पिंक से कलरलेस क्यों हो गया, तो आप बोलोगे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट आयन, या तो आप ये बोल सकते हो कि जो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट है यहां पे +7 से चेंज होकर +2 हो गया। तो मैग्नीज का जो सॉल्यूशन का जो कलर पिंक होता है वो मैग्नीज के +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण होता है। जब यहां से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ही चेंज हो गया तो वो कलर भी गायब हो गया। यहीं पे अगर हम लोग इसको किसी फेरिक सॉल्यूशन के साथ ऐड करें, तो फेरिक ऑक्सीजन के साथ जब हम लोग इसको ट्रीट करेंगे तो यहां पर भी ये फेरिक आयरन अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो फेरिक है, और जब 2 में आएगा तो फेरस, यहां पर ये फेरस बन जाता है, और यहां से सल्फेट आयन, और यहां से हम लोग को H प्लस मिल जाता है। तो ये दो रिएक्शन है आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लें। रिएक्शन बैलेंस नहीं किया हूं, रिएक्शन वगैरह आप बैलेंस करेंगे, आप कर लिए होंगे इसको। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास है ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। सल्फर के ऑक्सो एसिड, ऑक्सो एसिड वो है जहां सेंटर एटम से एक ऑक्सीजन जुड़ा है, उसको बोल देते हैं हम लोग ऑक्सो एसिड। यहां पे अगर हम लोग बात करें तो ऑक्सो एसिड तो कई हैं, उतना आपको पढ़ना भी नहीं है। कुछ ऑक्सो एसिड आपको दिखा देता हूं मैं। इसको मार्शल एसिड बोलते हैं, आप जानते होंगे। इसको ओलियम है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फरस एसिड है, जानते होंगे। इसके अलावा भी है बेटा, कुछ जो काम वाले हैं मैं आपको इनको दिखा रहा हूं। ऑक्सो एसिड में सबसे पहले सेंटर एटम से डबल बॉन्ड में एक ऑक्सीजन जुड़ना होना चाहिए, फिर सेंटर एटम से OH जुड़ा होना चाहिए। और इस ऑक्सो एसिड में जो भी आपका एक्स फैक्टर या जो भी एन फैक्टर होता है वो आपका OH जितना होगा, वहीं से हाइड्रोजन निकलना है तो वही आपका एक्स फैक्टर होगा। तो अगर हम लोग इनकी बात करें तो यहां पर आपका सल्फर हो जाएगा। 3 ऑक्सीजन है तो एक कम से कम एक तो डबल बॉन्ड में आपको इनके पास आना चाहिए। अब हमारे पास कहानी बची है इनकी। तो हमारे पास सल्फर के पास वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं और वो 6 इलेक्ट्रॉन यहां पर इंगेज होने चाहिए। तो 1 2 तो आपके हो गए, 4 बचे हैं। तो जब 4 बचे हैं, तो उनको भी इंगेज करना था। तो यहां पर हम लोग आए, यहां पर हम लोग ने लिखा एक OH, यहां पर एक और हम लोग लिख सकते हैं OH। तो जैसे ही आप OH लिखोगे यहां पर इसकी वैलेंसी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। यहां पर सल्फर की 6 वैलेंसी होनी चाहिए, तो 6 वैलेंसी नहीं हो पा रही है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, एक डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन और एक यहां पर हाइड्रोजन जोड़ लेंगे। अब आप देखो तो यहां पर जो सल्फर है इसकी 6 वैलेंसी कंप्लीट है। तो 1 2 3 ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन, 2 2 4 5 और ये 6, आपके 6 आपके पास आ गए। यही अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, एक OH यहां, एक OH, चलो ऐसे लिख लो, एक OH यहां पर, एक OH यहां पर। ऑक्सीजन की बात करें तो एक डबल बॉन्ड में ही हो गई। मैं रैंडम इसी तरह स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं। अगर हम लोग ओलियम की बात करें तो 2 सल्फर के बीच में एक ऑक्सीजन लगा देना है, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड कर लेना है, एक एक OH दोनों साइड में जोड़ लेना है। बाकी जो भी ऑक्सीजन बचा है आप इसको ऐसे इंगेज कर दो। तो आप देखोगे आपके पास वैलेंसी पूरी हो गई है, मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन सब बैलेंस है। आपके पास 7 ऑक्सीजन थे तो 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्सीजन हो गए और ये हाइड्रोजन हो गया। चलो यहीं पे अगर मार्शल एसिड का बनाना हो तो क्या करेंगे, तो मार्शल एसिड का बनाना होगा तो पहले 2 सल्फर ले लेंगे और बीच में आपको 2 ऑक्सीजन रख लोगे। पूरा का पूरा मामला वही पहले जैसा ही कर लेंगे। तो ये रही चीजें जो कि हम लोगों ने पढ़ा ऑक्सो एसिड में। इतने आपके ऑक्सो एसिड हैं और इनका जो एक्स फैक्टर होगा, यानी कि वो रिएक्शन में कितना H देंगे, तो जितना आपके पास OH दिख रहा है वही उसका एक्स फैक्टर, वही वो यहां से लॉस करेगा। अगला मामला हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का है। सल्फ्यूरिक एसिड, इसको किंग ऑफ केमिकल बोलते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला केमिकल होता है, इसको लिए हम लोग किंग ऑफ केमिकल बोलते हैं। आप गूगल पे, विकिपीडिया पे देखेंगे तो इसको बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल। सल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। आप सल्फ्यूरिक एसिड कहीं लगा दो, वहां से वो वाटर मॉलिक्यूल निकाल कर आपको दे देगा। डिहाइड्रेट यानी वहां से वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेगा। अगर इनकी प्रिपरेशन की बात करें तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड बनाना था। CBSE ने जब पिछले साल कोरोना की वजह से सिलेबस कम किया तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड बनाना भी सिलेबस से हटा दिया था। फिलहाल यहां पे हम लोग 5 मिनट में इसको खत्म करेंगे। सबसे पहले एक चैम्बर होता है, कंबशन चैम्बर। इस कंबशन चैम्बर में हम लोग सल्फर लेते हैं और उसको जला देते हैं। जब जला देते हैं, जब इसको जलाते हैं तो यहां पर ये SO2 बनता है। सबसे पहले हमने सल्फर लिया और उसको जला दिया। जब सल्फर को हमने जलाया तो सल्फर डाइऑक्साइड बना। सल्फर डाइऑक्साइड को अगले चैम्बर में ले गए और यहां पर जब ये पहुंचा तो यहां पर हम लोग वाटर का स्प्रे कर दिए।
जब यहां से वाटर का स्प्रे हुआ तो इसके अंदर जो भी डस्ट क्ले वगैरह आगे चले गए थे वो सब वाटर से धुल के नीचे चले जाएंगे और यहां पर आपको SO2 बचेगा। ये SO2 जो है वो अगले चैम्बर में आया। जब SO2 अगले चैम्बर में आया तो यहां पे हम लोग स्प्रे करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का। जब सल्फ्यूरिक एसिड का हम लोग यहां पर स्प्रे करते हैं तो SO2 के पास जो भी वाटर मॉलिक्यूल आ गया था वो सभी वाटर मॉलिक्यूल को वो लॉस कर देगा, यानी कि वो वापस से हाइड्रेट हो जाएगा। जो इसका हाइड्रेशन हुआ था यहां पर जो भी यहां पर वाटर मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब किया था वो यहां से लॉस हो जाएगा। अगले चैम्बर में यहां पर हम लोग रखते हैं आर्सेनिक प्यूरिफिकेशन। सल्फर के साथ कुछ आर्सेनिक होते हैं जो कि कंबशन करते हुए यहां तक पहुंच जाते हैं। तो यहां पे हम लोग आर्सेनिक प्यूरिफायर रखते हैं जिसमें हम लोग फेरस का कुछ कंपाउंड और जिल्टिलीन ऑक्साइड वगैरह रखते हैं। जिल्टिलीन ऑक्साइड और फेरस का कुछ कंपाउंड रखते हैं जो कि आर्सेनिक प्यूरिफायर यानी कि आर्सेनिक को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब यहां से आगे बढ़ता है SO2। जब SO2 आगे बढ़ता है तो यहां पर हम लोग इसका कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाते हैं। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में हम लोग SO2 को यहां पर ऑक्सीजन के साथ V2O5 के साथ मिलाकर SO3 बनता है। ये अगला चैम्बर था जहां पे हम लोग कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाते हैं। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के बाद यहां पर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है। उस एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में SO3 जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एब्जॉर्ब होता है और H2SO7 बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओलियम। जो भी इंडस्ट्रीज होती है इसी ओलियम को यहां से ये पास करती हैं। तो ये रहा हम लोग का प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। बड़ा सिंपल सा मामला है। सल्फर लिया, उसको जला लिया, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। सल्फर डाइऑक्साइड को आगे ले गए, यहां पर वाटर का स्प्रे किया, जितने भी क्ले सैंड डस्ट पार्टिकल थे सब यहां से निकल गए। ये जो मॉइस्ट सल्फर था, सल्फर डाइऑक्साइड था, आगे पहुंचा, सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट किया, यहां का जितना मॉइस्चर था वो यहां से गायब कर लिया। फिर अगले चैम्बर में हम लोग ले गए जहां पर हम लोगों ने यहां पर आर्सेनिक प्यूरिफायर रखा था। आर्सेनिक प्यूरिफायर यहां से एब्जॉर्ब कर लिया आर्सेनिक को। आगे हम लोग प्री हीटर रखे थे, इसको हीट किया। हीट करके आगे हम लोग इसका कैटालिटिक ऑक्सीडेशन किए। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के बाद हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन प्रोसेस किया। उस एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में ओलियम का फॉर्मेशन हुआ और यही ओलियम यहां से किसी भी लैब से, किसी भी इंडस्ट्री से ओलियम ही निकलता है और वहां जहां पे इसकी जरूरत होती है वहां पे पहुंचने पे इसको जरूरत के हिसाब से डाइल्यूट करके यूज में लिया जाता है। इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड इसलिए है क्योंकि इनका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, इनका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है Ka 10 के पावर लगभग 10 के आसपास होता है। तो इनका इतना तगड़ा डिसोसिएशन कांस्टेंट है जिसके कारण से बहुत ज्यादा अमाउंट में सल्फ्यूर, बहुत ही ज्यादा मात्रा में H देता है, जिसके कारण से ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात बोलें तो मैंने पहले ही बताया कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यानी कि जहां भी वाटर मॉलिक्यूल होगा वो वहां से इसको खींच लेगा। अगर हम लोग ऑक्जेलिक एसिड ले लें, ये हमारा सिंपल ऑक्जेलिक एसिड है, हम लोग इसको कंसंट्रेटेड कॉन्क H2SO4 के साथ हीट कर दें। जब आप इसको हीट करोगे तो यहां से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में आपको यहां पर वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएगा। आप चेक करना चाहें तो रिएक्शन चेक कर लीजिए, बैलेंस है। आपके पास अगर फॉर्मिक एसिड है, आप फॉर्मिक एसिड को कॉन्क H2SO4 के साथ हीट कर दीजिए तो यहां से कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल यहां से इवॉल्व हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहां पे बन जाता है। तो ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, आप जहां भी लगाओगे वहां से वाटर मॉलिक्यूल खींच लेगा। अगर एनसीईआरटी बुक की बात करें तो एनसीईआरटी में एक है C6H22O11 का कुछ कंपाउंड है, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। तो ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट था, इनके साथ हम लोग लगाए तो ये चीजें हम लोग ने पाया। दूसरा, ये एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए अगर आप यहां पर कार्बन ले लो और सल्फ्यूरिक एसिड से इसको रिएक्शन करवा दो
तो यहाँ पे ये बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड और SO2 और यहाँ से ये वाटर निकाल लेगा। बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर यहाँ पे आप कार्बन रखोगे तो वगैरह वगैरह रिएक्शन देगा। यही अगर आप सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करो तो ये इसको भी ऑक्सीडाइज कर लेगा और SO2 और यहाँ पर ये वाटर बना लेगा। तो इस टाइप से ये रिएक्शन कर जाएगा। तो ये हम लोग के पास रहा सल्फ्यूरिक एसिड। यहां पर ग्रुप 16 खत्म हुआ। ग्रुप 17 हम आज ही स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि लास्ट क्लास कल है, कल पूरा खत्म करना पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर हम लोग आगे बढ़े तो अगर हम लोग यहाँ पे ग्रुप 17 की बात कर रहे थे, ग्रुप 17 की अगर हम लोग बात करें तो ग्रुप 17 के एलिमेंट में हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। लास्ट अस्टालिन हम लोग पढ़ते नहीं है क्योंकि रेडियो एक्टिव है वो। सबसे पहले मामला इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह का देख लेते हैं। तो अगर इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम लोग बात करें तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है NH2NP5। NH2NP5 इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें अगर हम लोग बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की करें तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारा फ्लोरीन है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है 4 होती है, क्लोरीन की 3.5, ब्रोमीन का 2.8, आयोडीन का 2.5, लगभग ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई की बात करें या कोवेलेंट रेडियाई की बात करें तो रिलेटिव पीरियड में, अपने रिलेटिव पीरियड में सबसे छोटी साइज होती है इनके, अपने रिलेटिव पीरियड जिस पीरियड में है वो सबसे छोटी इनकी साइज होती है। डाउन द ग्रुप जब हम लोग आते हैं तो डाउन द ग्रुप जाने पर जो होती है साइज लगातार इंक्रीज होती है नए सेल के एडिशन से। अगर हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात करें तो फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नेगेटिव में क्लोरीन की ज्यादा होती है। फिर डाउन द ग्रुप लगातार जो होता है वो घटता जाता है। होना चाहिए था फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, लेकिन क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने पिछले क्लास में ऑक्सीजन और सल्फर को लेकर भी यही डिस्कस किया था। फ्लोरीन की साइज छोटी है तो इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, एनर्जी ज्यादा निकलता है नो डाउट, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐड करने में कुछ एनर्जी हम लोगों ने खर्च भी किया, जिसका रिजल्ट मिलकर यहाँ से छोटा एनर्जी इवॉल्व हुआ। लेकिन क्लोरीन के केस में ऐसा नहीं है। क्लोरीन की साइज बड़ी थी, उनके पास पर्याप्त जगह था, वैकेंट ऑर्बिटल थे कि भाई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ सके। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया तो बहुत आराम से क्लोरीन ने उसको एक्सेप्ट किया, यानी जितनी एनर्जी निकली वो टोटल प्रॉफिट था। क्लोरीन में क्या था, एनर्जी तो ज्यादा निकला लेकिन साथ में हम लोगों ने खर्च भी ज्यादा कर दिया, लेकिन नेट प्रॉफिट वहां पर हम लोग को जीरो हो, मतलब नेट प्रॉफिट जो था काफी कम मिला। डाउन द ग्रुप जाने पर यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी घटती है। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए।